हेलो, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो चलिए एक गुजारिश आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप लाइक करें और जो बच्चे लाइक कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो अगर हम कल की बात करें, हाँ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट का एंशिएंट समय से लेकर के अभी आज जो मैं पढ़ा रही हूँ मेडाइवल तक का, मैंने एक एक कंटेंट डाला हुआ है और सारी उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरी कंप्लीट हिस्ट्री तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं अकबर के नौरत्नों के बारे में। हालांकि कल हमने आपके जितने भी आपसे मैंने डिस्कस किया था, जितने भी अकबर के नौरत्न थे इसके दरबार में रहा करते थे, इसके बारे में हमने कल आपको बताया था और एक सूची भी बनवाई हुई थी। और इसके साथ साथ में हमने शायद 3 नवरत्न थे अकबर के दरबार में, जिनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, यानी कि उनकी अपनी पर्सनल विशेषता क्या थी, आखिरकार ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिस वजह से अकबर ने इनको अपने दरबार में शामिल किया हुआ था, यानी नवरत्नों में शामिल किया था। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि कहाँ से हमने कल स्टार्ट किया था, तो हमने कल आपसे डिस्कस किया हुआ था डिटेल में अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में, और फैजी के बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था, और इसके साथ में राजा टोडरमल के भी बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी थी। तो अगर आपको याद होगा, आपको अगर कल का लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, तो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। हमने आपसे पूछा था पहली चीज़, तो आज का क्वेश्चन है कि जो बीरबल थे इनका जन्म कब हुआ था, और बीरबल का जन्म हुआ जब, तो उस समय भारत में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। तो हमने आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर मुझे हालांकि अभी नहीं मिला है, लेकिन मैं उसका आंसर बताना चाहूँगी कि उस समय जो है जब बीरबल का जो है ये हुआ है, जन्म हुआ है, उसी वर्ष यहाँ पर भारत में बाबर ने जो है चंदेरी का युद्ध किया था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था और इसी वजह से मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, चलिए अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी और राजा टोडरमल के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इसके आगे जो कि अब्दुल रहीम खान खाना थे, इनकी नवरत्नों में शामिल थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि जो पूरे नवरत्न हैं उन सभी लोगों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, हम उन्हीं लोगों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं या क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, तो इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के बारे में, उन्हीं हस्ती के बारे में हम डिस्कस करेंगे अकबर के नवरत्नों वाले में से जिसके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना है। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना भी इनके नवरत्नों में से एक थे। और अगर नवरत्नों में बात करें तो ये अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि क्या थी, तो अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि थी फरजंद। कौन सी उपाधि थी, फरजंद। और ये उपाधि किसने दिया था, तो ये अकबर द्वारा फरजंद की उपाधि दिया गया था। किसको, अब्दुल रहीम खान खाना को। ठीक है, अगर हम इनके पिता की बात करते हैं, इनके पिता का कौन थे, तो इनके पिता बैरम खां थे। बैरम खां कौन थे, ये वही बैरम खां हैं जो कि हुमायूं ने अपनी मृत्यु से पूर्व इनको अकबर का संरक्षक नियुक्त किया हुआ था। और एटलीस्ट इसने बहुत ईमानदारी से अपनी पूरी जिम्मेदारी वहन करते हुए एक छोटे से बालक को संरक्षण में रखकर वयस्क पुरुष कर देता है, और वही पुरुष एक दिन क्या करता है, इसको अपने शासन में आगे लगने लगता है अकबर को कि हमारे शासन में हस्तक्षेप कर रहा है। इस वजह से इसको रास्ते से हटाना चाहा और इसको काबुल भेज देता है, और रास्ते में ही किसी तरीके से बहाने से इसकी मृत्यु करवा देता है। कौन, अकबर। किसकी, बैरम खां की। और इनकी जो पत्नी होती हैं, बैरम खां की पत्नी होती हैं, तो उनसे स्वयं अकबर विवाह कर लेता है और इनका एक पुत्र होता है। वो यही पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, जिनका ये संरक्षण ले लेते हैं और इनको अपने एक पुत्र की तरह ही पालते हैं। कौन, अकबर।
ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। अब हम बात करेंगे पिता के बारे में। हम आपसे बात कर चुके हैं, और पिता कौन थे? बैरम खान थे। अगर हम अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें तो ये शस्त्र एवं शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे। क्या थे? शस्त्र एवं शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे। शस्त्र मतलब हथियार, यानी हथियार चलाने में भी निपुण थे, और शास्त्र यानी कि ये कविताएं भी लिखा करते थे, लेखक भी थे। अब इन्होंने जो है खान खाना की उपाधि कब धारण की? तो गुजरात विजय के बाद, जब अकबर गुजरात विजय करके आ रहा था, उसके बाद में जो है गुजरात विजय के बाद अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि से क्या किया? नवाजा। ओके, अब इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या पूछता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूछता है कि इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो अगर हम इनके ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने खेत कोटतम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। क्या नाम, किस ग्रंथ की रचना की थी? खेतु कोटकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें ज्योतिष के बारे में वर्णन किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या की थी कि इन्होंने सूफी संतों के जीवन वृत्त पर आधारित पुस्तक थी नफाहत उल उन्स। कौन सी थी? नफाहत उल उन्स। इस पुस्तक की इन्होंने क्या किया था? प्रतिलिपि तैयार की थी, तथा इसकी प्रतिलिपि जो है अकबर की चित्रशाला में रखा था। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या है कि इन्होंने सूफी संतों के जीवन पर आधारित पुस्तक की प्रतिलिपि तैयार की, और वो पुस्तक कौन सी थी? नफाहत उल उन्स। जिसके लेखक कौन थे? जिसको तैयार किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ओके, और कहाँ रखवाया गया था? अकबर की चित्रशाला थी, वहीं पर इसको रखवाया गया था। ओके, तो ये जानकारी थी इम्पोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में? अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। अब हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट, जो इनके दरबार में नवरत्न थे वो कौन थे? टोडरमल थे। टोडरमल भी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थी इनके दरबार में, यानी कि जो राजस्व व्यवस्था थी वो टोडरमल पर ही टिकी हुई थी। ओके, तो अगर बात करें हम कि ये किस पद पर थे, तो ये अकबर के दीवान व राजस्व विभाग के प्रमुख थे। कौन? टोडरमल। टोडरमल कौन थे? अकबर के दीवान व राजस्व विभाग के प्रमुख थे, और अकबर के दरबार में आने से पूर्व ये जो है शेर शाह के दरबार में भी रहा करते थे। तो ये किस पद पर थे शेर शाह के दरबार में? तो अगर हम पद की बात करें तो अकबर के दरबार में आने से पूर्व शेर शाह सूरी के दरबार में सैनिक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि ये सैनिक अभियंता थे, और सैनिक अभियंता से पूर्व भी शेर शाह सूरी ने इनको एक पद दिया हुआ था। वो कौन सा था? स्थापत्यकार का पद था। ओके, यानी कि ये इंजीनियर भी थे, लेकिन जब जिम्मेदारियां इनकी बढ़ गई तो इनको क्या? सैनिक अभियंता का पद दे दिया। और ये शेर शाह की राजस्व व्यवस्था को भी देखता था। कौन? टोडरमल। यानी कि जो राजस्व व्यवस्था थी ये टोडरमल के द्वारा ही देखा जा रहा था। और इसकी उपलब्धि क्या थी, और क्या विशेषता थी? तो अगर और हम उपलब्धि की बात करें तो टोडरमल ने काशी विश्वनाथ के मंदिर का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण भी करवाया था। काशी जी विश्वनाथ के मंदिर का इन्होंने क्या कराया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट हस्ती आती है मीर फतेह उल्लाह सिराजी। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम ये तो पूरी लिस्ट में नहीं था, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप सही इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये रियल में अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे, लेकिन इनसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। इस वजह से हमने आपको बताना उचित समझा किसके बारे में? मीर फतेह उल्लाह सिराजी के बारे में। ओके, तो अगर मीर फतेह उल्लाह की सिराजी के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। ओके, ये औरत अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अगर निवासी की बात करता है, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये फारस के निवासी थे। इसके साथ साथ में ये एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? अकबर के इलाही सम्मत के वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक तरीके से निर्माण कार्य का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? इन्हीं को दिया जाता है। यानी कि
जो इन्होंने इलाही संवत चलाया था अकबर ने, तो उसका जो निर्माण किया गया था वैज्ञानिक एवं प्रमाणित तरीके से, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? इन्हीं सिराजी साहब को दिया जाता है, मीर फतेह उल्लाह सिराजी को। ओके, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब इसके साथ में यहाँ से आज हम ये चैप्टर क्लोज करने वाले हैं, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट थे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना थी, सारा मैंने एक एक मैटर आपको दिया हुआ है। ओके, अब लास्ट हम आपको जानकारी देंगे कि अकबर के समय कौन कौन से विदेशी यात्री आए, या अकबर के दरबार में कौन कौन से विदेशी यात्री आए। तो उन विदेशी यात्रियों में सबसे पहले नाम आता है थॉमस स्टीवेंस का। ये कब आए हैं? 1579 ईस्वी में अकबर के दरबार में आए हैं। दूसरे थे रॉल्फिंच, ये कब आए हैं? तो ये 1583 ईस्वी में आए हैं और 1591 ईस्वी तक इनके दरबार में रहे। ओके, फिर इसके बाद भी जॉन मिल्डन हॉल भी आए हैं, ये जो है हेक्टर नामक जहाज से आए थे। ओके, और लास्ट में कौन है? ये फादर एंटोनी मॉन्सेराट थे, जो कि अकबर के दरबार में आए थे। तो ये 4 प्रमुख जो है विदेशी यात्री थे जो कि अकबर के दरबार में आए। और प्लस इसके साथ में हमने आपसे डिस्कस किया कि अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिए। ओके, और इसके साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।